हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि मैंने ज्योग्राफी में आपको सिलेबस का एक वीडियो दिया था और उसमें मैंने आपको उस इंडियन ज्योग्राफी में सारा सिलेबस समझाया था कि अपने लोगों को कैसे किस तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपनी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना है। इन सब विषय पर हमने चर्चा की थी। तो आज अपने लोग शुरू करेंगे भारतीय भूगोल, ठीक है। और भारतीय भूगोल शुरू करने से पहले इकबाल की एक पंक्ति से शुरू करना चाहता हूँ। एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है इकबाल साहब की। क्या है? किसी ने ठीक ही कहा था। क्या कहा था दोस्तों? किसी ने ठीक ही कहा था, ईरान मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से। किसी ने ठीक ही कहा था, ईरान मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से, लेकिन कुछ बात तो ज़रूर है, मिटती नहीं हस्ती हमारी। ये हम उसी हस्ती की बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इंडिया, दैट इज भारत, हमारा प्यारा भारत। आज उसी की ज्योग्राफी, उसी के भूगोल पर अपने लोग चर्चा को प्रारंभ करते हैं और इस चर्चा को इतना ज़्यादा रोचक और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहतर बनाने के लिए मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ और मैं आप लोगों से भी यही प्रतिबद्धता की उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आप भी पूरी प्रतिबद्धता से, पूरी कर्तव्यनिष्ठा से, पूरे जोश के साथ और पूरी ऑनेस्टी के साथ मेरे साथ इन कक्षाओं को आत्मसात करेंगे और मैं पूरी कर्तव्यनिष्ठा, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ जुड़कर आपको बहुत ही बेहतर कंटेंट और भारतीय भूगोल में आपको बहुत रोचक बना दूंगा और बहुत ही आसान बना दूंगा और इसके एक एक पहलू को इतने अच्छे से और सरल ढंग से अपने लोग कवर करेंगे कि आपको भविष्य में भारतीय भूगोल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आप पूरी तरीके से फोकस्ड होकर तैयारी को कीजिए और वीडियो लेक्चर को देखिए और उसके नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। बस मैं आपसे यही एक चीज़ मांगता हूँ, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए और अब आप लोग बिल्कुल तनाव मुक्त होकर अपनी पढ़ाई को प्रारंभ कीजिए। तो आज शुरू करते हैं भारतीय भूगोल। मैं शुरू कर रहा हूँ फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। कहाँ से शुरू कर रहा हूँ? फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश, ठीक है ना। देखिए, यूँ तो अपने भारत में इतनी विविधता है कि अगर आप पूरे भारत को घूम लें तो आपको लगेगा कि आपने पूरे विश्व की यात्रा को कर लिया है, क्योंकि भारत में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। चाहे आप वो वेशभूषा में देखें, चाहे वो खान पान में देखें, चाहे वो सामाजिक स्तर पर देखें, चाहे वो आर्थिक स्तर पर देखें, चाहे वो सांस्कृतिक स्तर पर देखें। अगर आपको इसको सांस्कृतिक स्तर पर देखिए तो आप उत्तर प्रदेश में देखिए, कपड़ों का प्रचलन अलग है। हमारे यहाँ साड़ी पहनी जाती है, पैंट शर्ट पहनी जाती है। आप चले जाइए गुजरात में, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर कुर्ता पैजामा और पगड़ी का रिवाज है। आप पंजाब में चले जाइए, वहाँ पर भी क्या, कुर्ता पैजामा मिलेगा। आप साउथ में चले जाइए, केरला में, वहाँ धोती का रिवाज है। वहाँ पुरुष जो है वो धोती बांधता है, ऊपर से क्या पहनता है? कमीज टाइप की पहनता है। खान पान में देखिए, अपने यहाँ दाल भात बहुत ज़्यादा फेमस है। पंजाब में जाइए आप, सरसों दा साग मक्के दी रोटी बहुत ज़्यादा फेमस है। गुजरात में जाइए, ढोकला बहुत ज़्यादा फेमस है। साउथ में जाइए, इडली डोसा ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये भारत है जहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे, ऐसा लगेगा कि आप दूसरे देश में पहुंच गए हैं। अगर आप पूरा भारत घूम लें तो आपको पूरे विश्व के दर्शन हो जाएंगे कि ये वही भारत है, वही प्यारा भारत है जहाँ सारी ऋतुएं होती हैं, जहाँ आप ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु सभी का आनंद लेते हैं।
अगर आपको बीच देखने हैं तो गोवा चले जाइए, अगर आपको पहाड़ देखने हैं तो आप ऊटी चले जाइए, अगर आपको मैदान देखने हैं तो उत्तर प्रदेश बिहार वाले रीजन में आ जाइए, अगर आपको शीतोष्ण मैदान देखने हैं हिमाचल उत्तराखंड चले जाइए, अगर आपको सर्दी और गर्मी एक जैसा मौसम चाहिए तो आप कोस्टल राज्यों में चले जाइए, कर्नाटक केरला में चले जाइए, अगर आपको ठंडी का मज़ा लेना है तो हिमाचल उत्तराखंड में चले जाइए। ये भारत है जहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, भारत में सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक डाइवर्सिटी होने के साथ ही साथ भारत में भौगोलिक डाइवर्सिटी भी बहुत है। ये भारत, हमारा प्यारा भारत, जहाँ पहाड़ भी हैं, जहाँ पर्वत भी हैं, जहाँ मैदान भी हैं, जहाँ कोस्टल मैदान भी हैं, कोस्टल प्लेन्स भी हैं, तो भारत में सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ भौगोलिक विविधता भी बहुत पाई जाती है। नदियाँ, झीलें, पर्वत, पठार, मैदान, जलप्रपात, सब कुछ देखने को आपको मिल जाएगा भारत में। तो अपने लोग भारत की भौगोलिक विविधता को ही पढ़ने जा रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ने जा रहे हैं। जो अभी तक आपने सुना है, बचपन से पढ़ा है, उसी को पढ़ना है। तो आप बिल्कुल तनाव मुक्त रहें और बहुत ही इसको रोचक तरीके से और बहुत ही सारगार्भिक तरीके से मैं इसको शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, भारत के भौतिक प्रदेशों की अगर बात करें तो भारत के भौतिक प्रदेशों में आपको कितने भौतिक प्रदेश मिलेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप पढ़ते हैं इसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्या पढ़ते हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसको, ठीक है ना। फिर आप ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आप पढ़ते हैं इसमें, देखिए दूसरे नंबर पे आप पढ़ेंगे मध्य का विशाल मैदान। मध्य का विशाल मैदान। फिर आप पढ़ेंगे इसमें प्रायद्वीपीय पठार। फिर आप पढ़ेंगे इसमें, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर होगा। फिर आप इसमें पढ़ेंगे भारत के तटीय राज्य। ये पहले आप ले लीजिए थार का मरुस्थल। फिर देखिए, फिर आप पढ़ेंगे यहाँ पर भारत के तटीय मैदान। क्या पढ़ेंगे? भारत के तटीय मैदान। उसके बाद आप पढ़ेंगे भारत के द्वीप। ये 5 नंबर हो गया और ये 6 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब देखिए, आप बहुत सी किताबें पढ़ते हैं तो वहाँ आपको कहीं पर आपको 5 मिलेगा, कहीं पर 6 मिलेगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, ये NCERT का डाटा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर देखेंगे मध्य का विशाल मैदान, फिर देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, फिर देखेंगे थार का मरुस्थल, उसके बाद देखेंगे भारत के तटीय मैदान, उसके बाद देखेंगे भारत के द्वीप। देखिए, ये कुछ इस तरीके से है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सबसे आप उत्तर में जाएंगे, देखिए इस तरीके से आपको कुछ क्या मिलेंगे, ऐसे पर्वत मिलेंगे। फिर आप पर्वत से जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे पठार मिलेगा। पठार से आप आगे जाएंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, ऐसे कोस्टल प्लेन मिलेंगे। देखिए, ये आपको यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर आपको मिले ये पर्वत। क्या मिले? ये मिले पर्वत। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये आपका ये है मैदान, ये है विशाल मैदान, मध्य का विशाल मैदान। फिर देखिए ये क्या है, ये है प्रायद्वीपीय पठार। फिर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये यहाँ पर, ये आपको क्या मिलेंगे, इनको बोलेंगे भारत के तटीय प्रदेश। ये तटीय मैदान है, ये क्या है, ये है तटीय मैदान।
तो इस तरीके से नॉर्थ से आप चलेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, सबसे पहले नॉर्थ में पर्वत मिलेगा, फिर विशाल मैदान मिलेगा, फिर पठार मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेंगे, तटीय मैदान मिलेंगे, फिर आगे आप यहीं पर आएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे द्वीप भी मिलेंगे। ये क्या है, इनको बोलेंगे द्वीप। ठीक है, तो इस तरीके से भारत जो है प्राकृतिक दृष्टि से या भौतिक दृष्टि से भारत का विभाजन किया गया है। ओके, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए अब इसको मैप पे देखते हैं एक झलक। आप लोग भारत का मैप बनाना सीखिए। ये बना रहे हैं अपने लोग भारत का मैप। देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। देखिए ये है प्यारा भारत हमारा। अब देखिए इसमें ये देखते हैं कि भारत का ये जो पूरा एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र, मध्य का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार का मरुस्थल, ये भारत के तटीय मैदान, ये सब कहाँ पर हैं। अगर भारत में मैप पे इसको दर्शाएं तो देखिए ऐसे ये पूरा एरिया यहाँ पर आपको ऐसे मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पर ऐसे विशाल मैदान, और ये आपका ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये मिलेगा, ये थोड़ा सा मिलेगा आपको, ये पठार वाला इलाका है। देखो ये इलाका जो है, ये पूरा एरिया जो है, पूरा क्षेत्र जो है, इसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ। और ये रहा आपका अब देखिए ये पूरा रहा, ये डिजर्ट वाला इलाका। ये कैसा इलाका है, ये पूरा डिजर्ट वाला इलाका है। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर ऐसे मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको प्रायद्वीपीय पठार। ये पूरा कैसा एरिया, ये पठार वाला इलाका है। ये इलाका है आपका पठारी। ठीक है, ये पूरा पठारी इलाका हो गया। इस तरीके से बनाइए आप। अब देखिए ये जो साइडों में रहेगा, ये क्या है, ये है कोस्टल प्लेन। ये है आपका कोस्टल प्लेन। ये वाला एरिया जो है, ये है कोस्टल प्लेन। देखो
इस वाले एरिया को देखें, ये कैसा है, ये है माउंटेन रीजन। कैसा रीजन है, इसको बोलेंगे पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, ये वाला हो गया, इनको बोलेंगे ग्रेट प्लेन। क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट, इनको बोलेंगे ग्रेट प्लेन्स। क्या बोलेंगे, ग्रेट प्लेन्स। इनको बोलेंगे विशाल मैदान। ठीक है, फिर देखिए ये वाला इलाका है, इसको बोलेंगे पेनिनसुलर इंडिया। इसको बोलेंगे पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। इसको क्या बोला जाता है, यह है प्रायद्वीपीय भारत। यह है डिजर्ट। ये क्या है, ये है भारत का डिजर्ट, थार डिजर्ट बोलते हैं इसको। यह थार का मरुस्थल। क्या है, थार मरुस्थल है ये। और ये क्या है, ये है आपके कोस्टल प्लेन। क्या बोलते हैं इनको, ये है कोस्टल प्लेन्स। इनको बोलते हैं तटीय मैदान। क्या बोलते हैं, तटीय मैदान। आप देखिए मैप पर एक बार अच्छे से, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर क्या है, आपके भारत के पर्वत पाए जाते हैं। शायद इधर से आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का इलाका, इसको पर्वत बोलते हैं। और ये जो पूरा बीच की पट्टी है, थोड़ी सी पट्टी इधर भी गई है, ये है आपके विशाल मैदान। ये थोड़ा साइड में जो पश्चिम वाला इलाका है, यहाँ पर है रेगिस्तान, जो थार का डिजर्ट है। और फिर बीच वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ये पूरा पठारीय क्षेत्र है भारत का। और जो साइडों में है, इनको बोलते हैं कोस्टल प्लेन। ये है तटीय मैदान मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इनके अंतर्गत अपने लोग क्या क्या पढ़ेंगे। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत अपने लोगों को क्या पढ़ना है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, इसमें आप हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय के फॉर्मेशन पढ़ने के बाद फिर हिमालय के कितने टाइप हैं, उस टाइप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें ट्रांस हिमालय, हालांकि ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है। अभी मैं जब आगे लेक्चर आपके आएंगे तो उसमें समझाऊंगा कि वो कैसे पार्ट नहीं है। वो हिमालय से पहले बना हुआ हिमालय, उसके लिए इसको पार हिमालय कहा जाता है। उसके बाद आप इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय। फिर इसी में आप पढ़ेंगे मिडिल हिमालय यानी कि मध्य हिमालय। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे इसी में शिवालिक हिमालय। ठीक है, फिर इसी के अंतर्गत आप फिर नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण करेंगे। फिर नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण करने के बाद उसके बाद अपने लोग आएंगे मध्य का विशाल मैदान। मध्य के विशाल मैदान में आप क्या पढ़ेंगे, मध्य का विशाल मैदान कैसे बना है, गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों के द्वारा ये मैदान बनाया गया है। इस मैदान में भी आप कई पार्ट पढ़ेंगे। आप इसमें खादर क्षेत्र पढ़ेंगे, भावर क्षेत्र पढ़ेंगे, वांगर क्षेत्र पढ़ेंगे, तराई क्षेत्र पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार आपका एक काफ़ी विस्तृत टॉपिक है और इसमें अपने लोगों को काफ़ी लंबे समय तक चर्चा भी करनी पड़ेगी। इसमें सारे आप पठार पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आप मालवा का पठार पढ़ेंगे, मेवाड़ का पठार पढ़ेंगे, बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे, बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का पठार पढ़ेंगे, छोटा नागपुर का पठार पढ़ेंगे, दंडकारे का पठार पढ़ेंगे, दक्कन का पठार पढ़ेंगे, कर्नाटक का पठार पढ़ेंगे। इतने तरीके का, इतने टाइप्स के पठार अपने लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। और इसी के अंतर्गत अरावली पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे, विंध्य पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे किसमें, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। उसके बाद आप पढ़ेंगे थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल में हम ये देखेंगे यहाँ पर मरुस्थल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है ना, थार के मरुस्थल की कुछ विशेषताओं को भी देखेंगे। थार के मरुस्थल में वर्षा नहीं हो पाती, उसका मेन कारण है आपका अरावली रेंज का होना। वो मैं आगे समझाऊंगा जब क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ूंगा। उसके बाद भारत के तटीय मैदान। तटीय मैदान में आप ये देखेंगे भारत में कितने प्रकार के तटीय मैदान हैं। भारत की तटीय रेखा को तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डेमो लेक्चर में। इसमें आप देखेंगे कोंकण तट को देखेंगे, कोरोमंडल तट को देखेंगे, उत्तरी सरकार को तट को देखेंगे, उत्कल तट को देखेंगे। इन सब तटों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आएंगे भारत के द्वीप। तो भारत के द्वीप हमको एक पहले तो जो द्वीप देखने हैं जो सागर या महासागर में है, ठीक है ना, और जो नदी जो भारत की कोस्टल लाइन पे है, कुछ नदियों के द्वारा बनाए गए द्वीप हैं। जैसे सागर या महासागर में, जैसे कि अरब सागर में आपको लक्षद्वीप मिलेगा, बंगाल की खाड़ी में आपको अंडमान निकोबार मिलेगा। फिर आपके कुछ कोस्टल लाइन पर द्वीप बने हुए हैं, जैसे कि आप देखेंगे खंबात की खाड़ी में अलियाबेट द्वीप मिलेगा। इधर केरल में आपको वेलिंगटन द्वीप मिलेगा। फिर आपको उड़ीसा में व्हीलर द्वीप मिलेगा। आंध्र प्रदेश में सालसेट द्वीप मिलेगा। मुंबई में आपको सालसेट द्वीप मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे द्वीप पढ़ेंगे। और आप उधर आप ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे।
अब देखिए मैंने आपको ये समझा दिया कि इनमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम लोग इस पे ये देख लेते हैं मैप पे कि पर्वत भारत के कितने % एरिया पर हैं, पहाड़ी भारत के कितने % एरिया पर हैं, पठार भारत के कितने % एरिया पर है, मैदान भारत के कितने % एरिया पे हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा आपको 10.6% पार्ट पर। फिर आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा आपको 10.7 है, ये 18.6% भाग पर मिलेगा। तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा पठारीय क्षेत्र। क्या मिलेगा? पठारीय क्षेत्र, ये मिलेगा 27.7% पार्ट पर। चौथे पर मिलेगा आपको मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र मिलेगा % पार्ट पर। तो अगर देखिए भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे ज़्यादा अगर टोपोग्राफी यानी कि भूस्थलाकृति के आधार पर देखें तो भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा पाया जाता है? नंबर 1 पर आएगा आपका मैदानी क्षेत्र। फिर नंबर 2 पर कौन सा आएगा? नंबर 2 पर आएगा पठारी क्षेत्र। फिर नंबर 3 पर कौन सा आएगा? पहाड़ी क्षेत्र। नंबर 4 पर कौन सा आएगा? पर्वतीय क्षेत्र। देखो यहाँ से अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन यहाँ से कभी भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको उनके क्षेत्रफल के अनुपात के आधार पर क्रम अनुसार सजाइए। तो सब अगर क्रम के अनुसार वो सजाने के लिए कहेंगे तो ये चारों क्षेत्र वो देख देंगे, फिर आपसे उनका बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम पूछा जा सकता है। तो आपको ये क्रम याद रहना चाहिए। और वनडे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र भारत के कितने % भाग पर है, पर्वतीय क्षेत्र भारत के कितने % भाग पर है, मैदानी क्षेत्र भारत के कितने % भाग पर है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिला के ये डाटा है, आपको रटना पड़ेगा। ठीक है।